इस वीडियो में देखते हैं आज का ये क्वेश्चन। ये BHU MC 2019 का आया हुआ है। इसमें एक आपको sin y इक्वल टू एक्स कॉस a प्लस वाई दिया हुआ है और dy अपॉन डी एक्स आपसे पूछा जा रहा है, मतलब डिफ्रेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x। आपका यहाँ पर जो y है वो दो जगह फंसा हुआ है, एक तो यहाँ पर है एक तो यहाँ पर, ठीक है। तो इसको डिफ्रेंशिएट करना इतना आसान नहीं है, तो ये दूसरे तरीके से होगा। दूसरा ये है कि हम पेपर में इसको थोड़ा कम समय में कैसे कर सकें। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम एक ही कुछ वैल्यू मान लेते हैं और एक ही ऐसी वैल्यू मान लीजिए जिससे कि हमारी और चीज़ें थोड़ी सी आसान हो जाएं। तो ये अधिकतर a इक्वल टू 0, π/4, π/2 इन वैल्यू पे ही काम करता है। अब 1 2 3 4 5 लेके काम नहीं चल पाएगा इस पर। तो a इक्वल टू यदि मैं 0 लेता हूँ तो A B C D जो चार ऑप्शन है मैंने इसमें a इक्वल टू 0 पुट करके पहले से लिख दिया है। तो A B C D हमारे पास चार ऑप्शन इस तरह से हो गए हैं। अब क्या करते हैं, जो क्वेश्चन दिया गया है उस पर आ जाते हैं। तो इसमें क्या चेंजमेंट आ जाएगा, इसमें आ जाएगा sin y इक्वल टू एक्स कॉस ऑफ y। कॉस y को मैं इधर ले आता हूँ तो ये हो जाएगा हमारे पास tan y इक्वल टू एक्स। अब tan y इक्वल टू एक्स इसको डिफ्रेंशिएट आप कर लीजिए। tan y का डिफ्रेंशिएशन होता है कि tan का सेक स्क्वायर होता है और y का डिफ्रेंशिएशन करना है x के रेस्पेक्ट में, तो उसको dy अपॉन डी एक्स लिखना बिल्कुल भी ना भूल जाइए। x का डिफ्रेंशिएशन 1 होता है, तो यहाँ से मुझे dy अपॉन डी एक्स जो मिला है वो हमारे पास कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर वाई, सॉरी सेक स्क्वायर वाई नहीं, मतलब सेक स्क्वायर इधर आएगा तो कॉस स्क्वायर वाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये dy अपॉन डी एक्स कॉस स्क्वायर वाई दिस, ये तो कॉसेक बनेगा, ये नहीं हो सकता है, ये 0 नहीं हो सकता है, सी ऑप्शन अभी हो सकता है। ये 1 अपॉन कॉस स्क्वायर वाई, ये सेक स्क्वायर वाई होगा, ये भी नहीं हो सकता है। तो तीन ऑप्शन गलत हो गए, केवल एक ही ऑप्शन हमारा सही है। तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया आपका। ये इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन जो है इसमें खासकर जो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 ये जो दिया है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में कई जगह यूज होती है ये। तो जैसे ही आपने देखा कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 और एक है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स प्लस 1, ये दोनों जैसे ही आप देखिए तो अपने आप समझ जाइए कि ये बात करना चाह रहे हैं किसी रूट की, और वो कॉम्प्लेक्स रूट होते हैं। और ये ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, इसके दो रूट होते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये क्वाड्रेटिक है, दो ही रूट आएंगे, दो रूट आपके ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर होते हैं। यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 है, इसके जो रूट होते हैं वो होते हैं माइनस ओमेगा और दूसरा होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो आपको जब रूट पता चल गए तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर आपको पता चल गए, तो मतलब ये इसकी क्वेश्चन में ये दिया हुआ है, तो ये वैल्यू हो गई आपकी ए और ये हो गई आपकी बी। तो आपसे क्या पूछा जा रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो आपका हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस माइनस ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर, दिस इज ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा की पावर 4। ओमेगा की पावर 4 आपका हो जाएगा ओमेगा, और आप जानते हैं क्या होता है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ से ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, -1 मिलेगी, जो कि किस ऑप्शन में दिया हुआ है। इसमें देखते हैं क्या दिया हुआ है, y इक्वल टू लॉग 10 x/2 प्लस π/4, मतलब कि जो 10 का इनपुट है वो x/2 प्लस π/4 आपको दिया हुआ है, और dy अपॉन डी एक्स आपको फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करते हैं, इसको सीधा सीधा एक बार डिफ्रेंशिएट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि y आपका एकदम सेपरेट दिया हुआ है, मतलब कि ये एक तरह से एक्सप्लिसिट फंक्शन है। एक्सप्लिसिट फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करना काफ़ी आसान होता है। एक होता है इम्प्लिसिट फंक्शन। इम्प्लिसिट फंक्शन में क्या होता है कि आप y इक्वल टू fx फॉर्म में उसको नहीं लिख सकते हो। y आपका यहाँ पर दिया है, y यदि यहाँ पर भी आपको सेटलमेंट कर दिया जाता है बीच में, π/4 यदि मान लो सपोज y लिखा होता और यहाँ पर भी y लिखा है, तो इस y को आप हटा नहीं सकते थे। जब हट नहीं पाता है तो वो इम्प्लिसिट फॉर्म हो जाती है, और इम्प्लिसिट फॉर्म को करना थोड़ा सा कठिन होता है, और पेपर में वो इंपॉर्टेंट भी है। इम्प्लिसिट के लिए प्रैक्टिस कर लीजिए अच्छे से। जैसे इस क्वेश्चन को देखते हैं, ये एक्सप्लिसिट फॉर्म दे रखा है, तो डायरेक्ट dy अपॉन डी एक्स करते हैं। तो dy अपॉन डी एक्स, सबसे पहले आपका फंक्शन कौन सा दिया हुआ है, जो सबसे बाहर दिया होता है उसका सबसे पहले डिफ्रेंशिएशन होता है, और लॉग का जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो हो जाता है 1 अपॉन। तो इसको पहले लिख लेते हैं 1 अपॉन, ये हो जाएगा हमारे पास tan x/2 प्लस π/4। अब tan का हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो tan का डिफ्रेंशिएशन होता है हमारे पास सेक स्क्वायर, इनपुट जैसा लिखा है वैसे ही लिख दिया जाता है एक बार के लिए। अब उसके बाद लॉग का हो गया, tan का हो गया, tan के बाद अंदर जाते हैं, यदि केवल ये लीनियर होता है, केवल x होता है, ठीक है, और x का कोई कोफिशिएंट नहीं होता है, तो उस केस में तो हम इसका डिफ्रेंशिएशन 1 होता है और 1 को हम नहीं लिखते हैं। लेकिन अदरवाइज यदि x का कोफिशिएंट 1 के अलावा और कुछ भी है तो उसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो इस वाले पूरे पार्ट का यदि डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपका पीछे वाला तो 0 हो जाएगा, लेकिन यहाँ से 1/2 निकल के आएगा। तो 1/2 चाहे यहाँ पर लिख लीजिए चाहे आगे लिख लीजिए। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, तो ये 1/2, अब इसको हम पहले लिख लेते हैं 1 अपॉन सेक, सेक स्क्वायर को नीचे ले आते हैं तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर x/2 प्लस π/4।
और 10 को हम लिख लेते हैं साइन x/2 प्लस π/4 और यहाँ पे हो जाएगा कॉस x/2 प्लस π/4। एक कॉस हमारा इस पावर से कट जाएगा और ये 2 साइन कॉस, तो ये किसका फार्मूला हो गया, साइन 2a का फार्मूला हो गया, आप जानते होंगे अच्छे से। तो साइन 2a का फार्मूला, तो साइन 2a, तो a हमारी ये वैल्यू है, तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना बचेगा, x प्लस π/2 और साइन π/2 प्लस x आप जानते ही होंगे। तो पहली बार थोड़ा सा ध्यान दीजिए, साइन जो होता है इसमें पॉजिटिव होता है, इसमें भी पॉजिटिव होता है, तो π/2 प्लस x तो इसमें भी हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। और π/2 लगा हुआ है तो ठीक है, π/2 लगाओ या 3π/2 लगा होता है तो हमारे क्या होता है, साइन का कॉस हो जाता है, कॉस का साइन हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, 1 साइन का ये हो जाएगा हमारे पास कॉस एक्स, और कॉस एक्स यदि ऊपर जाएगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये सेक एक्स। तो सेक एक्स आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया। इस क्वेश्चन में क्या है, 1 प्लस आई की पावर n डिवाइडेड बाई 1 माइनस आई की पावर n-2 इज रियल दे रखा है। ठीक है, मतलब ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसमें 2 पार्ट होते हैं, एक रियल पार्ट होता है और एक इमेजिनरी पार्ट होता है। तो ये उन्होंने बोला है कि ये जो पार्ट आ रहा है वो टोटली रियल आ रहा है, मतलब इमेजिनरी पार्ट इक्वल टू 0 हो रहा है हमारा। ठीक है, तो देन n की वैल्यू ऐसी क्या होगी जिसके लिए ये रियल होगा। ठीक है, हर केसेस में रियल नहीं होगा, लेकिन n की कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज होंगी, जैसे मतलब कि 2, 4, 0, 1 इसमें से कोई एक ही ऐसा होगा जिसके लिए रियल होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को काफ़ी बच्चे क्या करते हैं कि ऑप्शन से उठा के इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, तो काफ़ी बार तो आपका ऑप्शन स्ट्राइक कर जाता है, लेकिन इसमें समय लग सकता है। ठीक है, तो आप इसको प्रॉपर वे से थोड़ा करने की कोशिश किया करें। तो जैसे कि इसका सॉल्यूशन हम आपको दिखाते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है 1 प्लस आई पावर n डिवाइडेड बाई 1 माइनस आई पावर n-2। जो डिनोमिनेटर में दिया होता है उसके कंजुगेट पार्ट का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो कंजुगेट 1 माइनस आई का 1 प्लस आई हो जाता है। ठीक है, और कॉम्प्लेक्स नंबर में कंजुगेट कैसे निकालते हैं ये बहुत ध्यान दीजिएगा। जहाँ कहीं भी आई लिखा हो, किसी भी फॉर्म में लिखा हो, चाहे 50 जगह आई लिखा हो, हर जगह जहाँ कहीं भी आई लिखा होता है उसको आई को माइनस आई से रिप्लेस कर दीजिए, वो उसका कंजुगेट कहलाता है। ठीक है, आप उसको सिंप्लीफाई करने की कोई ज़रूरत नहीं कि आप x प्लस आई वाई की फॉर्म बना रहे हैं, उसके बाद ही उसका कंजुगेट x माइनस आई वाई होगा। जहाँ कहीं भी आई दिखाई दे वहाँ पर सीधा सीधा माइनस आई पुट कर दीजिए, आपका कंजुगेट तैयार हो जाता है। ऊपर वाला सीधा पावर ऐड हो जाएगी, ये हो जाएगा 1 प्लस आई और टोटल हो जाएगा 2n-2 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे दोनों जगह पावर तो सेम है, तो ये क्या है, ये z है तो ये z बार है, तो z और z बार का जो मल्टीपल होता है ये आपको पता होना चाहिए, मैग्नीट्यूड ऑफ z का होल स्क्वायर। तो 1 प्लस आई का जो मैग्नीट्यूड है वो हमारा निकल के आएगा √2, और √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो टोटल हमारे पास यहाँ पे मिलेगा 2 की पावर n-2। ओके, तो 2 की पावर n-2 जो है वो हमारा ऑलरेडी क्या है, रियल है। तो केवल मुझे अब क्या करना है, मुझे केवल ऊपर वाले पार्ट में देखना है कि कौन क्या ऑप्शन से पुट करके देख लेंगे कि कौन क्या पुट करने के बाद मेरा आंसर जो है वो रियल मिल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं ट्राई करके देखता हूँ। इसमें सबसे अच्छा आपको पहले लग रहा होगा 0। यदि मैं 0 पुट कर लूँ तो यहाँ पे पावर कितनी हो जाएगी, -2 हो जाएगा। तो -2 सॉल्व करने में थोड़ा दिक्कत करेगा, तो हम चले जाते हैं 1 के पास। तो यदि 1 पुट कर दूँ तो ये 2 × 1 2 हो जाएगा, और 2 - 2 0। तो और टोटल की पावर 0 कितना होता है, 1 होता है, और 1/2 की पावर n-2, और ये n यहाँ पे 1 पुट करेंगे। ठीक है, तो ये 2 की पावर -1 ओवरऑल आपका रियल ही मिलेगा। तो आपको ऑप्शन से पता चल गया होगा कि जब मैंने जो डी ऑप्शन उठाया, n की वैल्यू क्या पुट की, 1। तो जब n की वैल्यू 1 पुट की तो ये जो हमारा क्या बन गया, ये रियल आपको दिख रहा होगा साफ साफ कि n = 1, ये 1 प्लस आई की पावर 0 डिवाइडेड बाई 1 - 2। तो ऊपर हो गया 1 और नीचे हो गया 2 की पावर -1, जो कि क्या है, आपका रियल है। तो आपका कौन सा ऑप्शन हो गया, डी ऑप्शन हो गया। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन जब भी पेपर में आए सबसे पहले उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की कोशिश कीजिए। तो सिंप्लीफाई इतना हो जाए तो उसके बाद ऑप्शन को ट्राई कीजिए। और थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो वर्ड दिया होता है इसको बड़ा ध्यान देने लायक है। रियल है या प्योर इमेजिनरी है, तो ये वर्ड आपको बहुत समझना पड़ेगा। और कभी कभी बोलते हैं इज 1, ठीक है, तो कभी कोई आंसर निकल के आता है -1, ठीक है, लेकिन बच्चों को कुछ याद हो जाता है कि इसके लिए रियल के लिए आपने सॉल्व किया था, n की वैल्यू 2 आ रही थी और वो रियल के बदले आ गया कि इसकी वैल्यू 1 होनी चाहिए। तो ये चीज़ें, ये वाला पार्ट तो सेम रहता है, लेकिन ये वाला पार्ट क्वेश्चन में चेंज होता रहता है, तो इसलिए पेपर में बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। इस क्वेश्चन में देखते हैं क्या दिया, इफ़ द कोफिशिएंट ऑफ r+1 r+2 टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 + x की पावर n आर इन द रेशियो 1, 7 and 42, देन n की वैल्यू आपसे पूछी जा रही है। जो 1 + x की पावर n होता है
1 प्लस एक्स की पावर n, यदि इसमें देखा जाए कि कोफिशिएंट r टर्म का या r प्लस nth टर्म का क्या होता है, ठीक है, मतलब एक आप माइंड में रखिएगा NCR टाइप से होता है, ठीक है। तो NCR वगैरह कब होता है, यदि आप t और TR प्लस 1 निकाल रहे हो, तो TR प्लस 1 में आप क्या करते हो, यूज R करते हो, तो उस केस में ये आपका आ जाएगा NCR, ठीक है। और जब TR करोगे तो NCR माइनस 1 करोगे, क्योंकि आप यूज करते हो R माइनस 1। और जब आप R प्लस 2 की बात कर रहे होंगे तो यहाँ पर यूज क्या कर रहे होंगे, R प्लस 1 यूज कर रहे होंगे, तो NCR प्लस 1 हो जाता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है। तो इसमें सबसे पहले देख लेते हैं कि जो रेशियो है R प्लस 1 और R प्लस 2 का, तो हम पहले रेशियो देख लेते हैं TR प्लस 1 डिवाइडेड बाई TR। पहले इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, उसके बाद A1, 7 एंड 42 का यूज करेंगे। तो TR प्लस 1 का रेशियो है हमारे पास NCR है, और ये है हमारे पास NCR माइनस 1। यदि इसको एक्सपेंड करते हैं तो फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r, ये हो जाएगा फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाई, नीचे वाला होता है पहले फैक्टोरियल r माइनस 1 और दूसरा n माइनस नीचे वाला, तो ये माइनस r हो जाएगा और ये प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। तो फैक्टोरियल n से तो फैक्टोरियल n कट गया, और ये इससे रिलेट करता है, तो इसमें एक r बाहर निकाल लीजिए, तो यहाँ क्या बचेगा, r माइनस 1 फैक्टोरियल, तो r माइनस 1 इससे कट जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ से बचेगा, क्योंकि ये r नीचे है, ये ऊपर जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा r, ठीक है। इसमें क्या रिलेशन है, इन दोनों में से कौन बड़ा है, ये वाला बड़ा है, तो इसका एक टर्म आपको क्या करना होगा, निकालना होगा। तो एक टर्म निकालेंगे तो ये और ये आपस में बराबर हो जाएंगे और वो कट जाएंगे, तो यहाँ पे बचेगा आपके पास n माइनस r प्लस 1, इतना बचा। और TR प्लस 1 और TR, इसमें जो रेशियो है वो 7:1 का दे रखा है, 7:1, ये इक्वेशन नंबर 1 बना देते हैं। ऐसे ही यदि हम देखा जाए TR प्लस 2 डिवाइडेड बाई TR, इसका जो रेशियो है 42 और 7 का रेशियो है। तो यहाँ पर थोड़ा सा बस देख लीजिए कि TR प्लस 2 और TR, तो यहाँ पे क्या किया, इसकी एक वैल्यू बढ़ा दी है, और TR प्लस 2 और TR प्लस 1 का रेशियो देखेंगे तो, और नीचे वाले में भी एक वैल्यू बढ़ा दी है, तो वैल्यू R की बढ़ाई गई है, तो R की वैल्यू यहाँ पर आप बढ़ा लीजिए। तो R की वैल्यू यदि आप यहाँ पे बढ़ाएंगे तो यहाँ पे R प्लस 1 पुट करेंगे तो R माइनस 1, ये वाला कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा क्या, केवल n माइनस R बचेगा, और ये R क्या हो जाएगा, R प्लस 1 हो जाएगा आपका। तो ये जो रेशियो है वो 42 और 7 का रेशियो है, तो 42 और 7 का रेशियो, 42 और 7 का मतलब 6:1, ये इक्वेशन नंबर 2 कर लीजिए, ठीक है। अब इनको मुझे क्या करना है, सॉल्व करना है। तो अब सॉल्व करना है तो इसका इधर उधर मल्टीप्लाई कर लीजिए, 7r हो जाएगा, 7r इधर जाएगा तो माइनस का 8r हो जाएगा, तो कुल मिलाकर हो जाएगा n माइनस का 8r प्लस 1 इक्वल टू 0। और जब इसको यदि हम सॉल्व करेंगे तो ये वाला हो जाएगा n माइनस r और 6r माइनस का 7r, तो n माइनस का 7r और ये हो जाएगा प्लस 6, और उधर जाके हो जाएगा माइनस का 6, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना है, इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है। तो क्या करना है, तो ये r कैंसिल हो जाए तो अपने आप n की वैल्यू निकल आएगी, तो ऊपर आप 7 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, नीचे 8 का मल्टीप्लाई कर दीजिए और आपस में रिड्यूस करके आंसर निकालिए। तो n की वैल्यू आपकी टोटल जो निकल के आएगी वो आएगी 55, ठीक है। तो n की वैल्यू आपको 55 बी ऑप्शन में दिया हुआ है। तो बस आपको केवल ये ध्यान रखना है कि 1 प्लस एक्स की पावर n में जो कोफिशिएंट वगैरह चलते हैं वो NCR की फॉर्म में चलते हैं, और वो NCR के आपको ओपन कैसे किया जाता है वो फार्मूला आपको पता होना चाहिए। NCR का फार्मूला होता है फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल r डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n माइनस r, ठीक है। बस केवल उसी का यूज करना था। और थोड़ा सा पेपर में ये लग रहा था कि कठिन हो सकता है, तो काफ़ी बच्चे इस क्वेश्चन को छोड़ के आए थे जब ये आया था। तो आप डरिएगा नहीं, जो क्वेश्चन में आप सारी चीज़ें जानते हैं तो उसको बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है, उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। और ज़्यादा से ज़्यादा कोई मैथ के क्वेश्चन करेंगे तो आपका सिलेक्शन में आसानी हो जाती है, क्योंकि आपके जो ये BHU की बात कर रहे हैं, निमसेट में भी इस तरह क्वेश्चन आते हैं। तो निमसेट में खासकर मैथ पे ज़्यादा फोकस कीजिए, तो मैथ पे फोकस करेंगे तो आपके एक क्वेश्चन जो होता है वो 12 नंबर का वेटेज होता है, तो वो सिलेक्शन काफ़ी आसानी कर देगा आपका। ये क्वेश्चन देखते हैं, ये एक अर्थमेटिक का क्वेश्चन है। इफ़ द एवरेज ऑफ 50 स्टूडेंट्स इज 28 एंड द एज ऑफ 10 मोर स्टूडेंट्स इज एडेड, मतलब कि पहले 50 स्टूडेंट थे, 10 और ऐड कर दिए, मतलब 60 स्टूडेंट हो गए आपके पास। सो दैट द एवरेज ऑफ स्टूडेंट इंक्रीज बाई 0.2, मतलब पहले 28 ओवरऑल एवरेज था, अब वो हमारा हो गया 28.2।
फाइंड द एवरेज एज ऑफ न्यू स्टूडेंट, जो मतलब जो 10 नए बच्चे जो आए हुए थे उनका एवरेज आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो देखो एवरेज का बहुत बेसिक चीज़ें समझिए। तो यहाँ पे टोटल आपके पास 50 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। जो 50 स्टूडेंट्स हैं इन सबके पास 28 एंड सो ऑन, एक तरह से आप एज को पैसे की तरह मानिए, पैसा आप लोगों को ज़्यादा समझ में आता है। तो सबके पास 28 रुपए हैं, इसी को एवरेज बोला जाता है, ठीक है। मतलब समानता का व्यवहार एक तरह से करना। आपके पास क्या हुआ कि 10 मोर स्टूडेंट्स और आ गए, तो 10 स्टूडेंट्स और आ गए आपके पास। जब हमारे पास 10 स्टूडेंट और आ गए, उन्होंने क्या किया, एवरेज बढ़ा दिया, ठीक है। एवरेज बढ़ा दिया, इसका मतलब इनके पास 28 तो था ही ऑन एवरेज, लेकिन 28 से थोड़ा बहुत और भी ज़्यादा था, क्योंकि वो जो आएंगे उनके पास जो भी एक्स्ट्रा होता है वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, ठीक है। तो इनके पास हम मान लेते हैं कि सपोज 28 प्लस समथिंग और था। ऐसे जितने भी स्टूडेंट मतलब जो नए वाले आए हैं उनके पास 28 पॉइंट समथिंग और भी कुछ है, ठीक है। तो अब वो कितना है, इन्होंने क्या किया, 0.2 सबका बढ़ा दिया। तो टोटल कितना बढ़ाया है, 60 स्टूडेंट, क्योंकि जो एवरेज जो इनको बांटेंगे लेकिन अपने पास भी तो कुछ रखेंगे, तो 60 स्टूडेंट है और 0.2 सबका बढ़ा दिया। यदि सबके पास देखा जाए तो 60 × 0.2 हो जाएगा टोटल, मतलब इतना इन लोगों के पास टोटल एक्स्ट्रा है। तो 60 × 0.2 ये हो जाएगा टोटल 12। ओके, अब ये जो 12 है, ये 12 ओवरऑल एक्स्ट्रा है, मतलब किसी पर्टिकुलर के पास एक्स्ट्रा नहीं है। ओवरऑल यदि एक्स्ट्रा है तो इनके पास जो 12 एक्स्ट्रा है, यदि इसका एवरेज इनमें आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए तो एवरेज इसका कितना है, 1.2। भाई 12 एक्स्ट्रा है तो 12 को इनको आपस में केवल डिस्ट्रीब्यूट किया जाए तो इनका एवरेज निकल आएगा। तो 12/10 यदि कर दिया जाए तो कितना आ रहा है, 1.2। इसका मतलब जो एक्स्ट्रा जो है वो एक तरह से 1.2 और 1.2 सबको दे दिया जाए तो सबके पास कितना हो जाएगा टोटल, 29.2। इसमें क्या कर दिया जाए, ये वाली जो वैल्यू है इसको ऐड कर दी जाए, ठीक है। तो 29.2 जितने भी 10 स्टूडेंट हैं सबके पास इतना ही है, कितना है, 29.2। तो इसका आंसर हो गया आपका कुल मिलाकर 29.2। तो ABCD 4 ऑप्शन दिए होंगे, इसमें कहीं पे 29.2 दे रखा हुआ, टिक लगा गई है, आंसर आ जाएगा। एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका हमारा पूरा सॉल्व करने का होता है कि कैसे इसको प्रॉपर वे से सॉल्व करते हैं। तो पहले जो 52 स्टूडेंट्स थे इनका हम सम निकाल लेते हैं। सम कैसे निकालेंगे, 50 स्टूडेंट हैं, सबके पास 28 रुपए हैं एक तरह से, तो 15 × 28 टोटल रुपए हो गए। अब हमारे पास 10 स्टूडेंट्स बढ़ गए तो इनका आप सम निकाल लेते हैं। 10 स्टूडेंट आने के बाद मतलब टोटल 60 लोगों का, 60 लोगों का ये इन्होंने बोला है कि 28.2 हमारा एवरेज हो चुका है, ठीक है। और 28.2 जो है इसको आप ऐसे लिखिएगा, 28 + 0.2, जैसे पेपर में बोला गया वैसे ही करिएगा, ठीक है। यदि डिक्रीज हो जाता तो 28 - 0.2 लिख लेते हैं। अब क्या करना है, यदि मुझे इन दोनों के सम का डिफरेंस निकाल दिया जाए तो जो एक्स्ट्रा सम आएगा वो हमारे 10 नए स्टूडेंट का हो जाएगा। तो यहाँ पे देख लीजिए सम ऑफ न्यू स्टूडेंट्स, ठीक है, मतलब सम ऑफ एज या जो भी है। तो जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनका सम देख लेते हैं, तो वो हमारा हो जाएगा 60 × 28 + 0.2 - 50 × 28, ठीक है। और यदि जब एवरेज निकाला जाएगा तो इसमें हम क्या कर लेंगे, 10 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं, 10 है। तो यहाँ पे लिख लीजिए टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं, 10। तो मेन यही है कि इसको आप कैसे इसको सॉल्व करते हो। तो इसको सॉल्व करने का और भी देख लीजिए, आप 60 को लिख लीजिए 50 + 10 और पीछे तो आपका 28 + 0.2 जैसा दिया था, ठीक है। अब इसको लिख लेते हैं 50 एंड ये तो ऐसे ही दिया हुआ है। अब इसको प्रॉपर 4 जगह मल्टीप्लाई कीजिए, 50 × 28, 50 × 0.2 प्लस, अब 10 का आ जाइए तो 28 × 10 प्लस 10 × 0.2, 10 × 0.2 और ये -50 × 28। पहला और आखिरी वाला तो कैंसिल हो जाएगा और इसको आप सॉल्व कर लीजिए। ये हो जाएगा आपका 5 दूनी 10, तो 100 हो जाएगा, लेकिन ये पॉइंट लगे होने की वजह से ये केवल बचेगा 10। ये हो जाएगा 280 और ये आपका बचेगा 10 × दिस, ये केवल आपका आएगा 2। इनका यदि सम कर लें, ये 280, 290, 292। तो जो नए स्टूडेंट्स थे उनका जो टोटल सम है वो 292 है। तो इनका जो एवरेज आएगा नए वालों का वो 292/10, ये कितना हो जाएगा, 29.2 हो जाएगा आपका, ठीक है। तो हम दोनों तरीके से आपको सॉल्व करा दिया है।
तो आपको जौन सा ईजी लगे उससे आप सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। तो दिस इज टाइप 2 और दिस इज टाइप 1। ये एक इंटीग्रेशन देखते हैं। सेक की पावर 4x और दिया हुआ है 10x dx, ठीक है। जैसे ही आप सेक स्क्वायर देखते हो और 10 देखते हो आपको पता होगा, आपको मानना ही पड़ता है। क्या मानना पड़ता है? 10x इक्वल टू टी। 10x इक्वल टू टी, तो हमारा सेक स्क्वायर x dx इक्वल टू dt। तो इसका तो एक सेक स्क्वायर इसके साथ चला जाएगा, बचा हमारे पास एक सेक स्क्वायर, उसको लिख लेंगे 1 प्लस 10 स्क्वायर। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 1 प्लस 10 स्क्वायर x, और एक हमारा सेक स्क्वायर x को सीधा सीधा लिखा रहने देते हैं, और एक को 10x जैसा था वैसे ही है, और ये dx। अब इसको रिप्लेसमेंट यदि करते हैं तो हमारा कैसा हो जाएगा? ये 1 प्लस टी स्क्वायर सेक स्क्वायर x और dx आपका dt में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। और जो 10x है वो हमने क्या माना हुआ है? t माना हुआ है। तो अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये हो जाएगा हमारे पास t और ये हो जाएगा t क्यूब dt। तो अब इन दोनों का इंटीग्रेशन बहुत ही आसान है। तो दिस इज टी स्क्वायर बाई 2 और दिस इज टी की पावर 4 अपॉन 4 प्लस सी। अब t आपने क्या माना हुआ था? 10x माना हुआ था, तो ये रिप्लेस कर लीजिए 10 स्क्वायर x अपॉन 2 प्लस 10 की पावर 4x अपॉन 4 प्लस सी। किस ऑप्शन, सॉरी यहाँ पे ये 4 दिया हुआ है पेपर में, तो यहाँ पर ये सी ऑप्शन आपका सही हो गया, ठीक है। सिंपल सा था। ये क्वेश्चन देखते हैं, इसमें एक APGP का क्वेश्चन है। इफ़ द फर्स्ट सेकंड एंड लास्ट टर्म ऑफ एन AP इज ABC, देन फाइंड द सम ऑफ AP, ठीक है। आपको एक एल्जेब्रिक टाइप दिया हुआ है, आपको ABC बोला गया है, सब कुछ बोला गया है, तो बहुत आसान हो गया। क्या करते हैं हम कि हम ABC फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म लास्ट टर्म, ठीक है। तो ऐसा करते हैं हम 3 टर्म की ही सीरीज मान लेते हैं। सपोज ये 1 है, ये 2 है, 3 है, तो ये फर्स्ट टर्म हो गया, सेकंड टर्म हो गया, पीछे से देखो तो ये लास्ट टर्म हो गया, ठीक है। ये थर्ड टर्म नहीं है, पीछे से लास्ट टर्म है। तो ABC सारी आपको वैल्यू पता है। तो आपसे बोल रहा है इनका AB का सम निकालिए। तो इनका यदि आप सम निकालोगे तो सम यहाँ पे कितना आ रहा है? 6 आएगा, 3 2 5 और 1 6। तो यहाँ पर भी ABC की वैल्यू 1 2 3 पुट करने पर आंसर आपका क्या आना चाहिए? 6 आना चाहिए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो C माइनस A दिस इज 2 एंड B प्लस C और माइनस का दिस, ये हो जाएगा आपका 4 अपॉन ये B माइनस A 1 हो जाएगा। अब ऐसे C प्लस A देखता हूँ तो ये 4 हो जाएगा, B प्लस C माइनस का A ये भी आपका 4 हो जाएगा, और 2 ऑफ B माइनस A, ठीक है। तो ये ऊपर वाला 8 हो गया था आपका, और ये कट जाएगा तो ये भी आपका 8 हो रहा है। A प्लस C देखते हैं, A प्लस C आपका हो जाएगा 4, और B प्लस C माइनस का 2A, तो माइनस का 2A ओवरऑल हो गया 3 आपका, और नीचे आपका 2 इंटू 1, 4 3 12/2 6 होता है, ठीक है। तो ये दोनों ऑप्शन तो आपके पहले ही गलत हो गए, ठीक है। अभी आपके पास C बचा है और D बचा हुआ है। तो अब क्या करते हैं कि हम आगे फिर इसको दोबारा चेक कर लेते हैं। जैसे चांसेस रहते हैं कि 80-90% ये ऑप्शन सही होना चाहिए, नॉन ऑफ दीज में नहीं जाना चाहिए, लेकिन फिर भी हम क्या कर लेते हैं, इसको हम सीरीज को चेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो इस सीरीज को आप और कुछ मान लीजिए, 1 3 5 मान लीजिए। तो 1 3 5 मान लेते हैं। तो इस केस में आपका सम जो है वो 5 3 8 और 1 9 आएगा। तो अब इसमें एक बार ट्राई कर लेते हैं, इसमें 9 फिर से आ जाए तो हम इसको सही मान लेंगे। 99% तो अब चांसेस तो आपको रिस्क लेना ही होगा। तो A प्लस C, तो A प्लस C, तो ये होगा टोटल 6, B प्लस C 5 और 3 8, 8 में से 2 गया 6, डिवाइडेड बाई 2 इंटू B माइनस A दिस इज 2। तो ये आप देख रहे होगे 6 36/4 कितना होता है? 9 होता है, ठीक है। तो ये दोनों मैच कर रहे हैं, तो आप फाइनली आपको C ऑप्शन पे टिक लगा लीजिए, ठीक है। देखने में आपको क्वेश्चन कठिन लग रहा था, अब आपको समझ में आ गया होगा पेपर में कैसे करना है, कितने इजी तरीके से आराम से सॉल्व हो जाता है। तो अलजेब्रिक क्वेश्चन कोई भी है बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, बस हमारे साथ जुड़े रहिए। इस क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। फर्स्ट 3 ऑफ 4 नंबर्स आर इन GP, मतलब 4 नंबर हैं और उनके शुरू के जो 3 टर्म्स हैं वो GP में, एंड द लास्ट 3 आर इन AP, पीछे के जो 3 है वो AP में, विद कॉमन डिफरेंस भी आपको ऑलरेडी दे रखा है। एंड फर्स्ट एंड लास्ट टर्म आर सेम, पहला और आखिरी टर्म सेम है। देन फाइंड द फर्स्ट टर्म। कोई बात नहीं, हम नंबर मान लेते हैं P Q R S, ये 3 नंबर हमारे पास। थोड़ा सा मैं AP में हेल्प दे रखा है कॉमन डिफरेंस का, तो ये हम फ़ायदा उठाते हैं, ठीक है।
कॉमन डिफरेंस सपोज ये 3 नंबर हैं, तो अधिकतर आप जानते होंगे कि 3 टर्म्स हैं तो आपको AP के टर्म्स कैसे मानने होते हैं। तो इस वाले को हम सपोज A मान लेते हैं, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा A+6 और ये हो जाएगा हमारे पास A-6, ठीक है। तो ये AP वाली कंडीशन को मैंने सही से लिख लिया। अब क्या कह रहा है, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ सेम, तो जो लास्ट वाला टर्म है और फर्स्ट वाला कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो इसको मैं उठा के कॉपी कर लूँ, तो ये होना चाहिए A+6, 2 कंडीशन हो गई। तीसरी कंडीशन सबसे पहले लिखी हुई है, जो फर्स्ट 3 ऑफ 4, मतलब ये जो 1 2 3 मतलब PQR जो हैं वो GP में है। तो PQR यदि GP में है तो क्या होता है कि बीच वाले का स्क्वायर अगल बगल के सम के इक्वल होता है, वो सॉरी प्रोडक्ट के इक्वल होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, A-6 होल स्क्वायर इक्वल टू A+6 इंटू A। इसको आप ओपन कर लीजिए। इसको यदि ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा A² प्लस 36 माइनस का 12A इक्वल टू A² प्लस 6A। A² कैंसिल हो गया हमारा, 12A इधर आएगा तो 12A और प्लस 6 18A हो गया, और दिस इज 36। तो A की वैल्यू यहाँ से निकल गई 18 दूनी 36, ठीक है। तो दिस इज 2। अब लेकिन आपका क्या दिया हुआ है, आपको फर्स्ट टर्म पूछा जा रहा है। फर्स्ट टर्म आपका P इक्वल टू A+6 दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा 2 + 6 ओवरऑल हो जाएगा आपका 8। तो आपका फर्स्ट टर्म निकल आया 8, ठीक है। तो ABCD में कहीं ऑप्शन दिया होगा 8 आंसर। इसको देखते हैं क्या दिया है, y इक्वल टू x माइनस x² प्लस x³ माइनस x⁴/4 प्लस डॉट 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 और इन्फाइनाइट टर्म तक ये जा रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको जो एक्सपेंशंस वाले फॉर्मूले हैं वो याद होने चाहिए। तो आपने जैसे ही देखा इन्फाइनाइट तक जा रहा है, तो e⁻x का हो सकता है, log का हो सकता है, साइन का हो सकता है, cos का, tan का, बहुत सारे आपके लिए फॉर्मूले हैं। तो फर्स्ट और क्या चेक करना है, मुझे डिनोमीटर में चेक किया, डिनोमीटर में 1 2 3 4 इस तरह से कुछ दिया हुआ है, तो बिल्कुल माइंड में आ गया होगा ये log का फार्मूला है, ठीक है। तो log के हमारे पास 2 फार्मूले थे, log 1 + x था हमारे पास और log 1 - x का था, ठीक है। अल्टरनेटिव प्लस माइनस चलता है तो log 1 + x का फॉर्मूला होता है, और कॉन्टिन्यू माइनस 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 यदि चलता रहता है वो log ऑफ 1 - x का होता है, ठीक है। तो ये जो ऊपर फॉर्मूला आपको दे रखा है, ये आपको दे रखा है log ऑफ 1 + x का फॉर्मूला, ठीक है। तो जो आपको इतने बड़े एक्सपेंशन को आपने क्या किया, एक फॉर्मूले में चेंज कर लिया। अब क्या करना है, अब पूछा क्या गया आपसे, देन x इज इन टर्म्स ऑफ y। आपको पहले क्या दिया हुआ है, y इन टर्म्स ऑफ x दिया गया है, आपको पलट के बताना है x इन टर्म्स ऑफ y, मतलब x इज द फंक्शन ऑफ y, ठीक है। तो आपको क्या करना है, x इधर लाना है, y को इधर ले जाना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, log को इधर लाते हैं, तो log को इधर लाएंगे तो ये e⁻y हो जाएगा और ये 1 + x हो जाएगा। अब बहुत x इक्वल टू कितना हो जाएगा, बस 1 को इधर भेज दीजिए, तो e⁻y - 1, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन में दे रखा है, बिल्कुल दे रखा है ए ऑप्शन में, तो आपका ए ऑप्शन सही हो गया।